अगर किसी चीज के होने से हम सुखी होंगे या खुश होंगे तो उसके न होने से हम उतना ही दुखी हो सकते हैं। मेरे पिताजी कहा करते थे जिसमें पेशेंस नहीं होता वो पेशेंट हो जाता है। तो थोड़ा हिस्सा अपने रूटीन का अपने ब्रेन ड्रेन के लिए होना चाहिए। अगर शिक्षा ठीक होगी तो पूरा जीवन ठीक हो सकता है। आपका मजा है, आपका मन है, शिवरात्रि मनानी है कि शिवरात्रि मनानी है, बस जब एग्जाम होना से 1 महीने पहले ओहो 22 घंटे बोरा गया, पागल हो गया। अब उस टाइम अगर आपने भगवत गीता उठा ली तो और ही बेड़ा गर्क हुआ। अगर गलत काम करने वाला जाएगा सीधा नरक में। तो हमारे जीवन में ये 2 कैलकुलेशंस हैं जिससे हम सब कुछ करते हैं, पर इमोशंस ये कह रहा है कि यार इसी के बिना मजा नहीं आता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जिस भाषा में भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ मैंने उस भाषा उस परंपरा से किया। उसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल फिर मेरी परंपरा के ही लिए है, मेरी भाषा जानने वालों के लिए ही है, मेरे धर्म जानने वालों के लिए ही है, बल्कि भगवान की प्रार्थना शब्द से शुरू होती है पर शब्द तक सीमित नहीं रहती। हम एक रनवे से फ्लाइट को उड़ाते हैं, फिर वो आसमान में उड़ती है। तो मैंने अपनी पद्धति से उस ऊपर वाले अस्तित्व को धन्यवाद किया, पर उसमें आप सबका अस्तित्व जुड़ सकता है, आप सबकी धर्म, आप सबकी परंपरा, आप सबका अनुभव, आप सबका विचार जुड़ सकता है। आई नो आप सब बहुत सीरियसली यहाँ बैठे हैं, बट एक बार पहले तो मुस्कुराइए अच्छे से। हम इनर विजडम की बात कर रहे हैं और विजडम एक अच्छी स्माइल के बिना शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान की सबसे पहली पहचान ही मुस्कुराहट है। 2 चीज़ सबसे ज़्यादा कंटीजियस होती हैं और ऐसे सेशन में दोनों चीज़ों में से एक चीज़ काम कर सकती है। पहली मुस्कुराहट और या फिर दूसरी जमाई। बड़ी जोर से यौन करो, किसी को यौन करते देख लो तो आप भी यौन करोगे। ऑलरेडी भैया सामने कर रहा था, उसी को देख के याद आया। और या फिर मुस्कुराहट। यहाँ के सारे स्टूडेंट यूनियन को, फैकल्टीज़ को, वीसी सर को और जिन्होंने मुझे वेलकम किया, रिस्पेक्टेड सर को भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय चड्ढा जी जिनकी वजह से जलंधर आने का अवसर बना और उसकी वजह से आप सबसे मिलने का भी अवसर बना। अभी भी आप थोड़े से सीरियस हैं या तो मेरी आवाज़ नहीं आ रही या लिटरली आप इतने दिनों में मुस्कुराना भूल गए हैं। इंसान के पास सबसे बड़ी चीज़ हंसना ही है और सब काम जानवर भी कर सकते हैं। रात के समय आप कैंपस पे अपने रूम में जा रहे हो और बाहर घूम रही कोई बिल्ली आपको हंस के देखे, हनुमान चालीसा का पाठ करोगे। इसलिए वो कभी नहीं हंस सकी, ना कुत्ता हंस सका, ना बिल्ली हंस सकी। रो सब सकते हैं, रोना सबको आता है, पर भगवान ने इंसान को एक बहुत खास चीज़ दी है और वो है आपकी मुस्कुराहट, प्रसन्नता। अब थोड़ा सा लगा कि मैं लवली यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ। डेफिनेटली देखो भगवान ने भी ऊपर से वर्षा कर दी, पता नहीं कहाँ से। हॉल ने भी बता दिया कि आप सबको लेकर हम बड़े खुश हैं, बड़े खुश हैं। हाँ देखो, वाह। पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बेचारा वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, किसी का गिरना आपको क्यों आनंद दे रहा है? क्या हमारे स्वभाव में ये विकार नहीं है? इसको ठीक करने से ही इनर विजडम ठीक होता है। इनर विजडम शब्द का अर्थ है, बड़ा भारी भरकम टॉपिक है और मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। वैसे भी यूनिवर्सिटी में 2 ही प्रकार के लोग होते हैं, या तो बोर होते हैं या बोर करते हैं। या तो वो आते हैं जो सच में पढ़ना चाहते हैं, या वो आते हैं कि हम तो सब पढ़े लिखे हैं, ज़बरदस्ती भेज दिया यहाँ। इसलिए मैं परेशान तो नहीं करूँगा। सर ने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बचपन से यहाँ से जाता था, इस यूनिवर्सिटी को बनते मैंने देखा है और जलंधर को, इस क्षेत्र को एक बहुत बड़ा एजुकेशनल हब बनाने में
इस पूरे इंस्टीट्यूशन का इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि निश्चित बात है अगर शिक्षा ठीक होगी तो पूरा जीवन ठीक हो सकता है, पूरे जीवन का रूप ठीक हो सकता है, गोल ठीक हो सकता है, लाइफ ठीक हो सकती है। आप सबको और इस इंस्टीट्यूशन को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और थैंक यू कहता हूँ। तो क्वेश्चन आंसर्स भी हम रखेंगे होपफुली थोड़े से। मैं 2-4 बात आपके बीच में रख दूं। पहली बात तो हमें यह समझना होगा विजडम किसको कहते हैं। नॉलेज और विजडम इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। राइट यूज ऑफ नॉलेज को टेक्निकली विजडम कहा जाता है। यू हैव द नॉलेज, या तो पहली बात यही है कि नॉलेज ही नहीं है तो फिर विजडम किस काम का। पर राइट यूज ऑफ नॉलेज, हमारे पास मेजरली 2 इंस्ट्रूमेंट हैं। एक हमारा इमोशनल एस्पेक्ट है और एक हमारा इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है पूरी लाइफ में। ध्यान दीजिएगा, मतलब सरल भाषा में कुछ काम करूं तो कुछ काम या तो हम मन से करते हैं या कुछ काम हम दिमाग से करते हैं। बिल्कुल सीधी बात। कभी जैसे यहां बैठे बैठे मुझे सुनने का मन हो तो दिमाग चल रहा है, और बैठे बैठे बढ़िया एयर कंडीशन में आप सो गए हो, इसका मतलब दिल चल रहा है। क्योंकि कई सारे लोग बढ़िया नींद भी लेते दिख रहे हैं मुझे। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर मैं आपको यहाँ बैठा बैठा 1 घंटे की नींद भी दे सका तो आई विल बी वेरी हैप्पी। क्योंकि पूरी दुनिया वैसे ही आपकी नींद उड़ाने में लग रही, कम से कम एक बंदा तो सुलाने वाले आया। आप धन्यवाद कीजिएगा। अच्छी नींद के ऊपर हम ना जाने कितना पैसा स्पेंड करते हैं, फिर भी आदमी सो नहीं पाता। इसलिए दिल और दिमाग की जोड़ी है सरल भाषा में। बिल्कुल सिंपली अगर हमें कुछ काम करना हो, कभी हमारा दिल, हमारे इमोशंस हेल्प ना करें तो हम फिर इंटेलेक्चुअली उसको फोर्स करते हैं। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारी इंटेलेक्चुअलिटी अगर हमें रोकती है, कैलकुलेशंस तो ये कह रहे हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए, पर इमोशंस ये कह रहा है कि यार इसी के बिना मजा नहीं आता, तो अपने को करना ही करना है ये काम। इट कैन बी समथिंग प्रोफेशनल, इट कैन बी समथिंग एजुकेशनल। जैसे एक व्यक्ति से मैं मिला, वो स्टूडेंट ही था, वो यूनिवर्सिटी में कोई एक ऐसा कोर्स करना चाहता था, मैं नाम तो नहीं लूंगा क्यों किसी कोर्स को बदनाम करूं। पता नहीं कौन सी रील आज के ज़माने में कहाँ तक पहुँच जाती है, इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल। जिसका इस समय कोई क्रेज नहीं है, किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर उसको क्रिएट किया गया था। एक टाइम था पूरा देश एमबीए करने में लग रहा था, फिर एक सिस्टम ये भी समझ में आई कि केवल एमबीए करने से सब कुछ नहीं होता। फिर उन्होंने एक नया शब्द क्रेज बन गया, पहले एमबीए था फिर एनबीए, फिर सबको फुटबॉल का क्रेज आने लगा क्योंकि क्रिकेट से थक गए। एनबीए के विषय में आप जानते होंगे, वो एक फुटबॉल की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो भी है, ये भी है। तो खैर आज जो कोर्स वो करना चाहता था, एमबीए नहीं था, जो कोर्स वो करना चाहता था उसका भी उस समय क्रेज नहीं था। तो कैलकुलेशंस और सबका सजेशंस ये कहता था कि देयर कुड बी अ बेटर ऑप्शंस। इफ वी टॉक अबाउट फ्यूचर, one should invest their time in learning about artificial intelligence and those kind of things which has some future. कैलकुलेशन ये कहती है कि ये कोर्स नहीं करना चाहिए, पर उसका इमोशन डीपली ये कहता है कि यार प्रॉफिट लॉस का मुझे ज़्यादा पता नहीं, एम्प्लॉयमेंट मुझे कितना मिलेगा, मैं आगे कितना बढ़ूंगा मुझे पता नहीं, पर मेरा मन ये कहता है कि मुझे यही करना चाहिए। मुझे सर ने कहा कि आप आयुर्वेद के फील्ड से आते हैं, आपने जब आयुर्वेद किया होगा उस टाइम
इंटेलेक्चुअली तो कोई आयुर्वेद करने की सोच ही नहीं सकता था, आपने खुद इमोशनली अटैच्ड होके आयुर्वेद जैसा एक दिव्य कोर्स किया होगा। आई एम वेरी श्योर ऑफ इट। दो आपने ऐसा मुझे नहीं बोला, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो हमारे जीवन में ये दो कैलकुलेशंस हैं जिससे हम सब कुछ करते हैं। कोई काम दिमाग से करते, कोई काम दिल से करते। सीधी सीधी बात है, सिगरेट का पैकेट कोई खरीद कर लाए तो ना कैलकुलेशंस कहती है कि उसको स्मोकिंग करनी चाहिए, ना मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम कहता है कि उसको स्मोकिंग करनी चाहिए, यहां तक कि सिगरेट का पैकेट भी कहता है कि मर जाएगा तू भाई। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज से 80 साल पहले अमेरिका में रूल आया कि सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखना पड़ेगा दैट इट किल्स यू, इट कॉजेस कैंसर। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ने विरोध किया इस बात का कि आप ऐसा कैसा कर सकते हैं, इतना अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, क्योंकि बहुत स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसके क्रिएशन में इन्वॉल्व होती है। थोड़ी पुराने जमाने की बात है, मशीनरी इतनी नहीं आई थी, फिर भी सरकार मानी नहीं और प्रकृति और आदमी के हेल्थ केयर सिस्टम के लिए उन्होंने रेगुलेशन लगा दिया कि डेफिनेटली पैकेट के ऊपर लिखना पड़ेगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, उसकी सेल 5 गुना बढ़ गई। लोग पढ़ते, वाह लिविंग एट द एज, मोर रिस्क और कूल। दुनिया पागल होगी। तब से आपको पता है उन पैकेटों ने और बड़ा बड़ा लिखना शुरू कर दिया। पहले एक लाइन लिख रहे थे क्योंकि सेल बढ़ रही थी। बोले दुनिया पागल है, हम जला रही है और मजे ले रहे हैं। हम लोग तो वृंदावन में उसको कलयुगी अगरबत्ती बोलते हैं महाराज। तो अगर आप इसको ज्यादा यूज कर लो, दिस इज व्हाट आई मीन, तो आप उससे दूर हो जाओगे। यू विल नेवर लाइक टू स्मोक। बट आदमी करी तब पाता है कि जब इसको बंद कर देता है और इसको चालू कर देता है। उसको पता है वो काम दिमाग से नहीं हो सकता, दिल से हो सकता है। तो हम कभी कभी जब कुछ ऑपोजिट करते हैं तो अपने इमोशंस या अपने इंटेलेक्ट में से एक चीज को ब्लॉक करते हैं। एक बहुत बड़ा इटालियन फिलोसोफर हुआ बेनमीज, उसने एक रिसर्च करी। अब तो थोड़ा सा क्रेज कम है, यूथ अपने हिसाब से चलता है, पर एक जमाना ऐसा था कि सब लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अखबार पढ़ते थे। तो उसने पूछा ऐसा क्रेज है क्यों कि जब बंदा सुबह सुबह उठता है तो थोड़ा उसकी कॉन्शियसनेस ज़्यादा जगी होती है, उसको लगता है, वो प्लान करता है कि कल मैंने कहाँ तक कर लिया था अपना काम और आज अब कहाँ से करना है। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो मैंने मानो 5th चैप्टर पूरा कर लिया था, टुडे द टास्क इज दैट मैं 6th चैप्टर पूरा करूं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो आप प्रीवियस डे रिकॉल करते हो और अगला डे प्लान करते हो। तो इट्स दैट मिड मोमेंट आपकी कॉन्शियसनेस थोड़ी ज़्यादा अलर्ट होती है, बिकॉज आप डीप स्लीप से जो 10 घंटे आपके एक्सपीरियंस से भी परे थे, यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग एनीथिंग, यू जस्ट सडनली गॉट अप। वो मोमेंट पे आपको पुराना दिन और अच्छा दिन याद आता है, और पुराना दिन जब याद आता है तो उसमें किए गए गलत काम भी याद आते। यार उस दिन उसको झूठ बोला, उस दिन कल उसको ऐसा किया, कल उसको मारा, कल उसको ये किया, फलाना डिमका जो भी करते हो, आई डोंट नो। अब उस टाइम अगर आपने भगवत गीता उठा ली तो और ही बेड़ा गर्क हुआ। अगर गलत काम करने वाला जाएगा सीधा नरक में। झूठ बोलने वाले को तो कहीं जहन्नम में भी जगह नहीं मिलेगी, जिसकी जैसी परंपरा हो। गीता पढ़ लिया, ग्रंथ पढ़ लिया तो और माथा खराब। तो सुबह सुबह आदमी अखबार पढ़ के सोचता दैट आई वॉज नॉट अलोन। पूरा शहर ही ये काम कर रहा था, चंगा कोई गल नहीं। जब सभी ये कर रहे थे तो मैंने भी कर लिया, की फर्क पैंदा है भाई। मेरी पंजाबी में गड़बड़ी हो तो मैंने 10 देना, तुसी निक्की निक्की आंदी है मैनू।
हमारे पास ये दो इंस्ट्रूमेंट हैं। एक कहानी मैंने चढ़ा जी के घर पर सुनाई थी। एक बहुत बड़ा डेयरी ओनर था, बहुत बड़ा दूध का व्यापारी। अब पंजाब और ये सब क्षेत्र तो दूध दही की नदियां बहा करती थी। अब पता नहीं ऐसा ना हो कि अब नशे की नदियां बह रही हों। समय बदलने में समय नहीं लगता। बहुत बड़ा डेयरी का ओनर था, करोड़पति। पर एक बड़ी मुश्किल थी कि वो कपड़े बड़े गंदे पहना करता था। तो उसके मित्रों ने उसको कहा कि तू इतने गंदे कपड़े क्यों पहनता है? कपड़ों से आदमी की पहचान होती है, कोई माने या न माने पहचानता तो है ही है। उसने कहा मेरे यहां एक रिवाज है कि ग्रैंडफादर के कपड़े पहने जाते हैं। लोगों के रिवाजों का भी नहीं पता, हर घर में एक ही चीज अलग अलग रिवाज से होती है। अच्छा, अच्छी बात है, तू अभी इस ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है, ये तो कॉन्ग्रेचुलेशन और अप्रिसिएशन की बात है। बट एक प्रॉब्लम है कि आगे ये ट्रेडिशन चल नहीं पाएगा। तो क्यों नहीं चल पाएगा? बोले सीधी बात है, तेरे दादाजी ने कपड़े बनाए होंगे तब तो तूने पहने हैं। अब तेरे पास तो कपड़े हैं नहीं, और जो तेरे दादाजी के बचपन के कपड़े थे वो प्रिजर्व किए गए थे, तो तू पहनता रहा। एक एक दो बार पहन करके तो वो वैसे ही खराब हो गए। तो तेरा ग्रैंडसन क्या पहनेगा जब तेरे पास कपड़े ही नहीं होंगे? बात तो बिल्कुल सही है, लॉजिकल है। तो क्या करना होगा? मैंने तो कभी बचपन से सीखा नहीं है। बोले कोई बड़ी बात नहीं है, एक दुकान के ऊपर जा, 4-5 मीटर जो कपड़ा तुझे पसंद आता हो खरीद ले। अच्छी जगह एक टेलर के पास जाकर तेरा नाप लेकर बढ़िया स्टिच कर देगा, नॉट अ बिग डील। बेचारा ठेठ गांव का साधारण सा आदमी था, धन बहुत था। दुकान पर पहुंचा और मांगा उससे 4 मीटर कपड़ा। दुकानदार ने एक इतना लंबा मीटर का स्केल लिया, उसको 3-4 बार घुमाया, सिजर से काटकर बैग में रखकर दे दिया। ये रहा 4 मीटर, 500 रुपया हुआ, दे दो। वो दूध का व्यापारी बोला मैं तेरे इस लंबे डंडे को तो मानता ही नहीं हूं, ये तूने क्या लंबे डंडे को 4 बार घुमाया? मैं इस स्केल को नहीं मानता। बोले फिर तू क्या मानता है? तो अपने बैग में से एक मग निकाल कर दिया कि तू इससे कपड़ा नाप के दे। उसने कहा पागल हो गया, मग से कोई कपड़ा नपता है क्या? वो बोला मैंने बचपन से हजारों लीटर दूध नाप दिया, ये कपड़ा नहीं नपेगा। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। कहता तू इसी से नाप के दे जैसे नापना। मैं तो इस मेरे दादाजी पिताजी ने, बेचारा साधारण आदमी, कोई लवली प्रोफेशनल में तो आया नहीं था। उसने कहा मेरे दादाजी पिताजी ने जो मैंने सिखाया मैं तो उसी को फॉलो करता हूं, जो नापना है इसी से नापता हूं। जितनी मुझे जरूरत है, गाय को चारा देना है तो भी मेरे को इसी से अंदाजा है कि एक गाय के सामने 10 बार मग डालना है, यही मेरी लेगेसी से मुझे मिला है। मुझे पता है कि दूध कितना देना है तो मैं इसी से नाप लेता हूं। किसी को बांटना है, मैंने जिंदगी भर सब काम ही इसी से नापा है, तू इतना से कपड़ा नहीं नाप के दे सकता मुझे। लंबा झगड़ा शुरू हो गया। एक समझदार आदमी वहां से गुजर रहा था, शायद यहीं से डिग्री लेकर गया होगा। तुरंत उसने जाकर के कहा थोड़ी समझदारी की बात करनी चाहिए। हर एक प्रोडक्ट के मेजरिंग स्केल्स अलग अलग होते हैं। उसने कहा ये सब मैंने समझ नहीं आता। तो मैं समझाता हूं, अगर सॉलिड को नापना हो तो मीट्रिक स्केल से नापा जा सकता है, पर क्योंकि वो प्रोडक्ट दूसरा है। पर अगर किसी लिक्विड को नापना हो, वाटर को नापना है, मिल्क को नापना है, तो उसका स्केल बिल्कुल दूसरा है, वो लीटर का स्केल है। किसी लिक्विड को नापना है तो लीटर से नपेगा, किसी सॉलिड को नापना है तो मीटर से नपेगा। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं सबके लिए। इस कहानी से मैं आप सबको एक ही चीज बताना चाहता हूं कि हमारे पास भी 2 स्केल हैं। जैसे एक लीटर और मीटर का 2 स्केल है, ऐसे हम सबके पास इंटेलेक्चुअलिटी एंड इमोशनैलिटी, ये 2 स्केल हैं। अब सबसे बड़ी बात इतनी सी है कि कौन सी चीज के लिए कौन सा स्केल यूज करना है, वो डिसाइड करता है कि आपने डिसीजन राइट लिया है कि रॉन्ग लिया है। मैं एक सच बात आपसे कहूं, बहुत, अब ये बात मैं
किताबों की कम कह रहा हूँ पर वृंदावन की ज़्यादा कह रहा हूँ, और मुझे कह लेने दीजिए, ऐसा मेरा मन कह रहा है। कहीं यहाँ मेरे बच्चे तिलक लगा के वैष्णव जैसे भी बैठे हैं कि पूरी दुनिया को नापना हो ना, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पर पूरी दुनिया को नापना हो तो दिमाग से ही नापना, पर कभी ईश्वर को नापना हो तो दिल से ही नापना पड़ेगा महाराज। वो दिमाग के लोटे में आ भी नहीं सकता। दुनिया में बहुत सी चीजें दिमाग से ही करनी पड़ेंगी। अब दूसरी बात, विजडम किसको कहते हैं? पहले तो आपने इस विषय को समझा, दिमाग और दिल में अंतर क्या है, और हमारे पास ये दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। ऊपर ऊपर से ऐसे तो डिटेल में चले जाएंगे हम, और डिटेल्ड साइकोलॉजी के विषय पर चले जाएंगे तो इट कैन बी मैनी लेयर्स। We're talking about conscious mind and subconscious mind, subtle mind. थोड़ी बहुत जो जगह हैं वो भी सो जाएंगे अगर यहां पहुंच गया तो, इसलिए इतना गहरा तो नहीं जाना चाहता। ये दो ही साधन हम लोगों के पास हैं। विजडम किसको कहते हैं? अ ब्यूटिफुल ब्लेंड ऑफ इंटेलेक्ट एंड इमोशंस, अ ब्यूटिफुल ब्लेंड बिटवीन इंटेलेक्ट एंड माइंड। पेंटिंग कलर्स के ब्लेंड से बनती है। आप सब कॉफी पीते होंगे, कभी स्टारबक्स पर गए हो, शायद थोड़ा सा ही हाईवे पे, यहाँ से आगे ही है, आई नो। कभी मैं हाईवे पे जाके रुकता था तो बहुत सारी टी शर्ट और मुझे बैग दिखते थे, इस पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी लिखा रहता था। तब मैं समझ गया कि ठीक है, ये स्टार में कितने मून आ रहे हैं, एंड दे ऑल आर बगिंग ईच अदर, isn't it? उसके मेन्यू के ऊपर जाइए तो there could be more than 15-20 coffees. What's the difference? It's just the difference of blend. A cappuccino and a mocha and a latte is just the difference of the blend. It's just a simple mixture of milk and coffee, but the way you are blending it is giving you a different taste. If there is milk on a higher side, on a thicker side, and coffee on a little lighter side, it would become latte. And then a perfect mixture of both of the things would become a cappuccino. And then I would say just not at all milk, maybe a little drop of it just for a taste, it would become espresso. I don't know how many have you tried at all. नहीं पिए तो ज़्यादा अच्छी है। वैसे इस सेशन से पहले पी के आ जाते तो बहुत अच्छा रहता। तो मैंने कहा मैं यहीं पिला देता हूँ थोड़ी सी। A beautiful blend of both the things will give you the taste. जब आप गाड़ी चलाते हो, जिसको गाड़ी चलाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कृष्ण रथ पर बैठकर गीता बोलते हैं। आपने कभी सोचा कृष्ण को भी अगर फाइट में बैठकर ऑन द बैटलफील्ड वो 18 अध्याय पर इतना बड़ा ज्ञान दे गए, अगर उनको भी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में बुलाया जाता और एयर कंडीशन की सिटिंग पर बैठा होता अर्जुन और सामने बैठे होते कृष्ण, तो मुझे पक्का भरोसा 18 श्लोक बोलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता, वो भी सो जाता बेचारा। पर ऐसा होना जरूरी नहीं था। रथ के ऊपर बैठकर बोलने का उद्देश्य ही यही है, क्योंकि गाड़ी इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल ब्लेंड के बिना चल नहीं सकती। ध्यान दीजिएगा। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग गाड़ी चलाना जानते हैं। आई बिलीव सभी ओवर 18 ही होंगे शायद। नहीं चलाना जानते तो सीखिएगा ज़रूर, क्योंकि कभी फंस सकते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छी गाड़ी चलाना जानते हैं तो गाड़ी चलाने के पीछे दोनों ही भावनाएं चाहिए। अगर इंटेलेक्चुअली आपको चलाना नहीं आता होगा कि गियर बदलना कब है, कि इंडिकेटर देना कहाँ है, तो आप उसको मूव नहीं कर पाएंगे। अमेरिका में लेफ्ट हैंड साइड की ड्राइविंग एक बार मैं फंस गया और मुझे गाड़ी दे दी। मैं भारत में चलाने का अभ्यासी था, अमेरिकन साइड पे ऐसा टर्न लिया कि उस दिन मेरी अमेरिका से सीधी गोलोक की टिकट कटने वाली थी। वो तो बच गया जैसे तैसे।
रोड का एक एक साइन हमारी इंटेलेक्चुअली एम्पावरमेंट को क्रिएट करता है कि यहाँ से डिविजन्स हैं, यहाँ डाइवर्जन्स हैं, यहाँ यू टर्न लेने की फैसिलिटी है, वॉट एवर यू ऑल नो। ये लेफ्ट टर्न है, यहाँ एज है, यह हिल एज है, यहाँ चढ़ाई है, यहाँ स्पीड ब्रेकर है। अगर आप स्पीड ब्रेकर के साइन को देख ही नहीं रहे हो और आपका इंटेलेक्ट उस समय काम नहीं कर रहा है और बस इमोशन में डूब के चल दिया साड़ी गड्डी, महाराज मैं आया वो गड्डी लेके, फिर की होना है तो पता ही है महाराज। स्पीड ब्रेकर दा अगर साइन ही नहीं देखा, एक मोड़ आया, पता ही नहीं चला तो 80 उत्ते गड्डी छोड़ आया, ठोक आया आई वुड से। दोनों चीज के दिमाग से चलती है। आप किसी को उस समय फोन करो और कोई सीरियस बात हो, रिलेशनशिप्स की बात हो, प्रोफेशनल बात हो, तो फोन पर कहते हैं आई एम ड्राइविंग, लेट मी कॉल यू लेटर ऑन। क्योंकि इस समय आज से 3 वर्ष पहले जब थोड़ी सी गाड़ियों में ब्लूटूथ का सिस्टम अटैच नहीं हुआ था, स्पेशली उस आने से 2 साल पहले के एक्सीडेंट के रिकॉर्ड्स की अगर आप रिसर्च करेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स के रीज़न ड्राइविंग के समय फ़ोन यूसेज की वजह से ही होते थे, जिसको डिस्ट्रैक्शन कहा जाता है। फिर टेक्नोलॉजी आई और ये ज़रूरत रखी गई कि आपकी गाड़ी में हैंड्स फ्री सिस्टम होना चाहिए जिससे आप अच्छे से ड्राइव कर सकें, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। गाड़ी चलाते समय मन और बुद्धि का एक ब्लेंड ज़रूरी है। तो विजडम किसको कहते हैं? हमारे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई। हिंदी के लिए अच्छा शब्द है विवेक। हमारी बड़े बूढ़े घर के विवेकी शब्द का प्रयोग करते थे। हम हर परिस्थिति में, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो प्रोफेशंस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, इवन ऐसा कोई विजडम का सेशन हो, जिस दिन हमें ये टेक्निक आ जाए कि दिमाग कितना लगाना है और दिल कितना लगाना है। बहुत ज्यादा चीनी डाल दो दूध में तो भी स्वाद खराब होगा। डेफिनेटली चीनी से ही दूध में स्वाद आता है, दूध में चीनी डली ही ना हो तो फीका है। और बहुत ज्यादा डाल दो तो हो इट्स लाइक टू स्वीट, आई कैनॉट हैव इट। बट अगर दोनों राइटली मर्ज्ड हों, इट गिव यू द बेस्ट टेस्ट। एंड वी ऑल मेक अ डिसीजन टेस्ट वाइज। इन चीज को मैनेज करने के लिए हमने बहुत सारी चीजें बनाई हैं। जैसे टेस्ट को डेवलप करने के लिए स्वीटनर बना, नो शुगर स्वीटनर। दैट मीन्स इट इज सेटिस्फाइंग यू emotionally also by giving you the taste of sweetness and also intellectually helping you that you are not increasing the glucose level of your body. इन सब मिक्सेस को हमने तैयार किया, दोनों चीज संतुष्ट हो सके। तो जब जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में हम इस ब्लेंड को सीख जाते हैं कि दिमाग कितना लगाना है और दिल लगी कितनी करनी है, तब हमारे जीवन में राइट मिक्सचर ऑफ आवर ब्रेन एंड हार्ट, उस मिक्सचर से लिया गया बेस्ट डिसीजन को ही विजडमफुल डिसीजन कहा जाता है। दोनों का बेस्ट मिक्सचर विजडमफुल डिसीजन है। सबसे पहले विजडम को समझना होगा। अब प्रश्न खड़ा होता है इनर विजडम। हम बाहर की बहुत सी परिस्थितियों से परिचित हैं, पर इनर विजडम की बात हम जब करें तो उसका संबंध, जैसे संचालक महोदय कह रहे थे, उसका संबंध हमारी आत्मा से है, हमारे अस्तित्व से है। इनर विजडम का पता कैसे चलता है? व्हेन यू लर्न हाउ टू रिस्पॉन्ड मोर देन रिएक्ट, द टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। हम इस दुनिया में बहुत आसानी से रिएक्ट करते हैं और बाद में रिएक्शन हमारे लिए गिल्टी बनता है। तुरंत किसी ने कुछ बोला, एकदम रिएक्ट किया, बाद में फिर चाहे 3 दिन तक सॉरी सॉरी बोलते थक गए। वैसे भी ये दिनों
बहुत से सॉरी बोलने के दिन चल रहे हैं महाराज, कई परेशान हैं बेचारे। कोई बात नहीं, शिवरात्रि भी आने वाली है। कई लोग तो कह रहे हैं उसी दिन है। आपका मजा है, आपका मन है, शिवरात्रि मनानी है कि शिवरात्रि मनानी है, ये तो आप पर डिसाइड करता है। दोनों की स्थिति उसी रूप में घटित होने की आवश्यकता है। मैंने एक क्रिकेट की बॉल सामने वाली पिलर के ऊपर फेंकी, तो एज न्यूटन्स फिलॉसफी और हिज थ्योरी, देयर वुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मैंने अगर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंद को फेंका तो वो टकरा करके उस मटेरियल का स्वरूप देखकर उतनी तेज ही वापस आ जाएगी। पर अगर मैंने यही गेंद सामने बैठे अपनी किसी फ्रेंड के पास फेंकी, तो फर्स्ट थिंग दैट ही इज गोना कैच इट, एंड नाउ सेकंड थिंग इज नाउ इट इज अप टू हिम हाउ ही वांट टू थ्रो इट बैक। हो सकता है अगर मैंने 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी हो तो वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंक दे। ये भी हो सकता है कि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंक दे। ये भी हो सकता है कि फेंके ही ना। चारों पांचों में से एक भी काम हो सकते हैं। नाउ इट इज अप टू हिम। When I am throwing the ball on this pillar, it was reacting. But when I threw the ball to a friend, he is ready to respond. If you would like to respond, then you should always take a pause before reacting. That pause is extremely important. जब हम किसी चीज में रुकते हैं ना, तो इसका मतलब यही है कि हमने केवल दिल से रिएक्शन नहीं किया, थोड़ा दिमाग लगा के उस चीज को हमने सोचा कि ये कार्य हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपसे किसी ने कुछ उल्टा सीधा इंसल्टिंग बोला, सेकंड चीज यही कहती है कि आपने भी उसको इंसल्टिंग बोला, बात खत्म हो गई या बात बहुत बढ़ गई। दो में से एक ही चीज हो सकती है, उसने बोला और आपने बोला, तो आज से नो फ्रेंड्स। बट एक और बात हो सकती है, द रियल एनिमीज हैज कम। एनी ऑफ द अदर थिंग, आई वुडंट से कि कोई बोले तो कुछ बोलो ही ना, ये तो कमजोरी हो जाएगी, ये तो इम्पोर्टेंस हो जाएगी, आई वुड से। बट हमको किसी के बोलने के पीछे की परिस्थिति का पता होना चाहिए। उसने इस बात को किसके प्रभाव में कहा है। तीन परिस्थितियां हैं, या तो कोई किसी बात को आपसे किसी के प्रभाव में कहता है, या कोई बात, जैसे अगर कोई व्यक्ति आपको मिले नशे में धुत हो, कुछ भी बोल सकता है, एंड यू ऑलवेज से दैट आई एम नॉट गोना माइंड इट बिकॉज ही वॉज हाई। ही वॉज हाई, अभी जो भी बोल रहा था उसके बोलने का कोई मतलब नहीं है, बंदा हाई था, उसका कोई सेंस ही नहीं था। इसका मतलब यह है कि वो उस चीज के प्रभाव में था, प्रभाव में था, कोई एक आउटर सब्सटेंस के प्रभाव में था। इसलिए जो उसने बोला, मैं उस बात पर रिएक्ट नहीं करूंगा, आई एम गोना फॉरगेट इट। मे बी माई बेस्ट फ्रेंड बट फॉट विद मी, बिकॉज उस समय वो थोड़ा सा किसी और चीज के प्रभाव में था। वही दूसरी चीज होती है कि कोई किसी के पीछे ये बात उसका स्वभाव है, तो बात दूसरी है। Was he influenced or was it his nature? These are two different things. When you take a pause, then you have this opportunity, I would say, to introspect the thing, and which can give you a better reaction, a better response, a better response. इस एक प्रतिभा से बोध होता है कि आपकी इनर विजडम का स्तर किस रूप में स्थित है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ अपनी लाइफ को हैंडल करना हमें सीखना चाहिए। मेरे पिताजी कहा करते थे, जिसमें पेशेंस नहीं होता वो पेशेंट हो जाता है। थोड़ा धैर्य के साथ हम विचारशील जब होंगे
तो जीवन की प्रत्येक ऊर्जा को और भी सावधानी से करने का प्रयास कर सकते हैं। मुझे पता है समय की मर्यादा का विचार है, इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी का बहुत फन मूड होता है, उस फन मूड को यथासंभव मैनेज करते हुए विजडम से रिलेटेड जो बात मैं आपसे कहना चाहता था उसको थोड़ा सा कहने का मैंने प्रयास किया। आपने बहुत धैर्य से सुना, या तो ध्यान में सुना या नींद में सुना, दोनों ही मेरे लिए अच्छी चीज़ थी। जिसको जो मिला उसके लिए बधाई हो। यहीं इसी के साथ आप सभी श्रेष्ठ जनों को धन्यवाद करता हुआ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। धन्यवाद। अच्छा, यस यस। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे भैया। आपके चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। प्रणाम भैया। मेरा नाम अंकुर पांडे है और मैं यहाँ पे बीटेक 4th ईयर का छात्र हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आजकल के इस लाइफस्टाइल में रियल हैप्पीनेस क्या है? हम ये सोचते हैं कि कभी पैसा आ जाएगा तो हम खुश होंगे, ये जॉब हो गई तो हम खुश होंगे, पर एक्चुअली में हैप्पीनेस क्या है? आज के यूथ में बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी है इस सब चीज़ों के बारे में, तो मैं यही जानना चाहूँगा कि खुशी एक्चुअली में क्या है हमारे लिए? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि हमको ना दौड़ने की बहुत आदत हो गई है। सबसे बड़ी खुशी ये है कि आप अपनी खुशी को अनरीजनेबल बनाना शुरू करो, मतलब रीजन से लेस। अगर किसी चीज के होने से हम सुखी होंगे या खुश होंगे तो उसके न होने से हम उतना ही दुखी हो सकते हैं। और इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो सदा रह सकती हो। हम खुद भी ऐसे नहीं रह सकते। मेरे भी आज जैसे बाल हैं कल नहीं होंगे, आपके भी शायद ना हो, तो ये दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी। तो एक कई चीजें होती है अनकंडीशनल। अनकंडीशनल मीन्स खुश रहना अचीवमेंट नहीं है, खुश रहना नेचर है। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। जैसे पानी जो वेपर होता है ना, तो नेचुरल नहीं होता, इन्फ्लुएंस में होता है हीट के। पानी जब बर्फ होता है ना तो भी नेचुरल नहीं होता, इन्फ्लुएंस में होता है कोल्ड के। पर जब वो लिक्विड फॉर्म में फ्लो करता है तो वो नेचुरल रहता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा व्याप्त रहता है। ऐसे हम अपने जीवन में जब किसी न किसी चीज पर खुशी को निर्भर करते रहते हैं, जो कि कांस्टेंट है, ये ऑलवेज है, अपने लोगों की ट्रेनिंग ही ऐसी है। तो इसलिए हमने अचीवमेंट्स में खुश और लूज रहने में दुख रहने का अभ्यास किया। गीता में कृष्ण कहते हैं सुख दुख समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ये सबसे पहली टीचिंग अर्जुन को दी। तो हम जो कर रहे हैं वो मेरा कर्तव्य है, मेरा अचीवमेंट है। डेफिनेटली आप सेलिब्रेट कीजिए अपने अचीवमेंट्स को, और अपने लूज होने को हम कॉन्शियसली हैंडल भी करना चाहिए। इस बात के लिए मैं मना नहीं कह रहा, पर हैप्पीनेस अपना नेचर होना चाहिए। नेचर, जैसे कई लोगों का नेचर ही होता है वो हर समय दुखी रहते हैं। आज इसलिए दुखी है कि बहुत कुछ करने को है, आज इसलिए दुखी है और कुछ करने को ही नहीं है। दोनों चीज में हमने अपना ऑटो नेचर बना लिया, क्योंकि उसका नेचर क्या हो गया, ही इज ऑलवेज कीप ऑन होल्डिंग द थिंग्स। ये पानी की बॉटल का वेट इसी में लिख रहा है 200 ml है। अब मैं इसको यूं पकड़ के 3 घंटे 4 घंटे 10 घंटे तक खड़ा रहूंगा ना, तो मुझे लगेगा 200 टन का है। कल तक तो मेरा हाथ ही पैरालाइज्ड हो जाएगा, पर कल के बाद भी ये रहेगी 200 ml की ही। हम चीज़ों को जितना होल्ड करते हैं ना वो उतनी हैवी होती जाती हैं। तो थोड़ी देर के बाद होल्ड कीजिए, फिर वापस रख दीजिए। आपका हाथ भी लाइट रहेगा, मन भी लाइट रहेगा, और जिंदगी में आनंद भी बना रहेगा। लास्ट क्वेश्चन। राधे राधे महाराज जी। हाँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि हम जैसे यूथ जो पूरा दिन इतने क्राउडेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक टाइम पे हमारी एनर्जी होती है कि हम सारे काम आज ही कर लेंगे, सारी एनर्जी हमारे अंदर होती है। पर कई बार ऐसे हैं, हमारे मन में विचार आता है कि नहीं आज कुछ नहीं, आज किसी शांत जगह पे चले जाएं। तो मेरा ये सवाल है कि हम जैसे यूथ की जो एनर्जी है उसको सही जगह पे हम नियंत्रित करके कैसे सही जगह से यूटिलाइज करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं? सबसे पहली बात है उसको चैनलाइज करने के लिए एक रूटीन बनाने की ज़रूरत है। जब हमारे पास रूटीन होता है ना, वो रूटीन ही हमारी नींद को चैनलाइज करता है, हमारे फूड को चैनलाइज करता है,
हमारी स्टडी को चैनलाइज करता है और टेक्निकली हमारी लाइफ को भी चैनलाइज करता है। अगर आपके पास डेली रेस्ट का रूटीन नहीं होगा तो थोड़े दिन के बाद एग्जॉस्ट हो ही जाएंगे। अगर आपके पास डेली केवल रेस्ट का ही समय होगा तो थोड़े दिन के बाद आप लाइफ से बोर हो जाएंगे। दोनों तीनों चीज़ें हजारडियस हैं कि भाई अब तो 3 दिन में सब कुछ कर डालना है। जैसे बंदा क्या, कई लोग होते हैं ना यूनिवर्सिटी में साल भर तो मजा काटते हैं, बस जब एग्ज़ाम होना से 1 महीने पहले ओहो 22 घंटे बोरा गया, पागल हो गया, ना नींद आ रही है ना खोपड़ी, सब बेकार। तो अगर उसने शुरू से सब चीज़ का एक रूटीन बनाया होता, फ्रेंड्स को भी समय देना है, थोड़ा सा फन भी करना है, थोड़ा सा घूमना भी है, थोड़ा एक्सरसाइज भी करना है, मेडिटेशन भी करना है, भगवान का नाम भी लेना है, अपने रिलेशनशिप्स को भी मेंटेन करना है, घर वालों से भी बात करनी है। नहीं तो कितना सेल्फिश हो जाता है कि वाह ऐसे तो हम टू बिजी 2 महीना निकाल दिए टू बिजी, और जिस दिन थोड़ी सी पैसे की ज़रूरत हो, मम्मा कैसी है, वो भी समझती है आज क्या चाहिए थानू। तो हमने अगर उस चीज़ को बैलेंस नहीं किया तो वो रिलेशनशिप भी, चाहे वो मम्मा है पापा है, कुछ बोलेगा नहीं, पर कहीं ना कहीं ये हमारी सेल्फिश एटीट्यूड हो ही जाएगा। तो एक डेली रूटीन हम लोग बैठ के प्लानिंग के साथ अगर बनाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर ऐसा हमारे साथ नहीं होगा, हमारी पूरी एनर्जी चैनलाइज्ड हो सकती है। उस रूटीन में डेफिनेटली 4 चीज़ों को आप डिवाइड कीजिए। रूटीन का कुछ हिस्सा आपकी फिजिकल चीज़ों से जुड़ा हो, एक्सरसाइज है, या आई वुड से यू नीड टू लुक गुड, यू नीड टू ड्रेस गुड, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। दूसरा हिस्सा समय का ऐसा होना चाहिए जो आपके मन से जुड़ा हो, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाहिए, थोड़ा सा हम बैठ के आपस में गॉसिप भी कर सकें, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। आई एम नॉट सेइंग नो फॉर दैट। तीसरा हिस्सा हमारा रूटीन का हमारी एजुकेशन नॉलेज से रिलेटेड होना चाहिए, जो हमारी फील्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा हिस्सा अपने रूटीन का अपने ब्रेन ड्रेन के लिए होना चाहिए। एंड द फोर्थ एस्पेक्ट इज कुछ हिस्सा समय का हमारी सोल सेटिस्फेक्शन के लिए होना चाहिए, जो कि हमारी स्पिरिचुअलिटी है। इन 4 चीज़ों को ही हमारी भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों में बांटा गया है। तो ऐसा करने से आई थिंक we'll have a better life. Thank you very much.